जी मैम करें स्टार्ट बिस्मिल्लाह करके। जी. Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start our NumPy lecture today. My name is Nabia Kamal, and I'll be teaching you NumPy. So the book we are going to study is the Python Data Science Handbook by uh, Jake Vanderplas. Okay, and हमने बेसिक पाइथन क्योंकि कवर कर ली थी, इसमें बेसिक जो पाइथन है उसमें उसका भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रो दिया हुआ है. अगर वो आप रिवाइज करना चाहें तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. सो जो हम स्टार्ट करें वो है चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंट्रोडक्शन टू नंबर. सो आई एम गोइंग टू दैट चैप्टर हियर. सो ये चैप्टर 2 हम स्टार्ट करें. सो नंबर बेसिकली है क्या, इसको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं. अगर हम आगे डाटा साइंस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर डाटा विजुअलाइजेशन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, एनी फील्ड दैट इज़ रिलेटेड टू डाटा, सो वो बेस करती है किसी न किसी मैथमेटिकल नंबर्स के ऊपर. सो नमपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास ये लाइब्रेरी जो है वो दी गई है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बहुत सारी, अगर आप इसको स्टडी करें तो हमारे इर्द गिर्द हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो एज अ नंबर्स ही रिप्रेजेंट हो रही होती हैं. ठीक है, कैसे अगर हम देखें तो इमेजेस आर आल्सो ए टाइप ऑफ नंबर्स कह लें. जैसे हमारे पास पिक्सल्स की फॉर्म में, या फिर उसमें जो कलर्स होते हैं उसकी फॉर्म में. ऑडियो जो है वो भी एज अ कह लें कि नंबर्स की फॉर्म में होती हैं. ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए हम इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ साउंड्स हम इसमें नंपाई से कैलकुलेट करें, यूज़ कर सकते हैं. साउंड क्लिप्स हमारे पास यूज़ होते हैं जैसे ऑडियो रिकॉग्निशन या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के अंदर. ठीक है, तो वहाँ पे नंपाई यूज़ होगा. नंपाई जो है वो आगे आने वाली जितनी लाइब्रेरीज हैं, जैसे हमारे पास पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, तो उनकी एक बेस है. यानी कि वो वाली लाइब्रेरीज भी कुछ हद तक नंपाई में ही राइट की गई हैं. सो इसको पढ़ना जो है, इसको सीखना अपनी, यानी कि एक अगर स्ट्रॉन्ग बेस बनती है तो आगे इंसान डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ें भी इजीली लर्न कर लेता है. सो यहाँ पे नंपाई का स्टार्ट लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग जो हमें करना है नंपाई को यूज़ करने के लिए, दैट इज़ टू इंस्टॉल द नंपाई. अब नंपाई को इंस्टॉल करने के लिए वही सिंपल कमांड्स हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ पिप इंस्टॉल नंपाई. हम जो स्पेसिफिक उसका वर्जन भी कर सकते हैं, या फिर जो वर्जन यहाँ पे हम प्रोवाइड किया है, जिस वर्जन पे इस बुक बेस पे ये बुक जो है वो राइट की, दैट इज़ 1.11.1. ओके, सो मेरे पास नंपाई पहले से इंस्टॉल है. अगर हमने इंस्टॉल करनी है, यू कैन यूज योर कमांड प्रॉम्प्ट. यहाँ पे करवा लेती हूँ जस्ट. तो my requirements for numpy are already met, so it won't going to be installed again. So I'll just minimize this until it completes. सो यहाँ पे नंपाई का वर्जन चेक करने के लिए हमें ये बेसिक कुछ कमांड्स राइट करनी होंगी. इसको देख लेते हैं कि ये कैसे चेक करें. आई एम गोइंग टू मूव हियर, जो कि मैंने यहाँ पे पाइथन की एक नोटबुक पहले से क्रिएट की हुई है. ठीक है, टेक टाइम टू ओपन. सो फर्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, दैट इज़ चेक द वर्जन ऑफ नंपाई. सो फर्स्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं नंपाई को. मैं जस्ट एक मरतबा इंपोर्ट करूँगी यहाँ पे, और फिर ऑल अराउंड जो हमारा जितना भी कोड होगा इस नोटबुक के अंदर, उसमें मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, सो हम इसका वर्जन चेक कर लेते हैं. ठीक है, नंपाई वी हैव डॉट अंडरस्कोर वर्जन डबल अंडरस्कोर यहाँ पे हम डाल देंगे. तो यहाँ पे जो वर्जन है, दैट इज़ 1.21.6 दैट इज़ इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम.
installing right there. Okay. Because के दिखा it is saying that requirement already satisfied. It means that कि मेरे पास numpy जो पहले से इंस्टॉल हुई है, जिनके पास नहीं इंस्टॉल होगी वो इस प्रोसेस से इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक वर्जन भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ओके, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे कहा गया इन द पीपल इन द SciPy और PyData वर्ल्ड विल इम्पोर्ट numpy यूजिंग NP एज एन एलियस। एलियस मतलब क्या लेते हैं, शॉर्ट नेम, ठीक है, कि ज़्यादातर जो है NP ही इस्तेमाल किया जाता है numpy को यूज़ कर। अब हर जगह जो हमने numpy यूज़ करना, हम पूरा वर्ड नहीं राइट करेंगे, उसका एलियस जो NP है उसको हम यूज़ करेंगे। सो आई विल जस्ट राइट इट हियर, import numpy as np। तो मैं जहाँ भी numpy को यूज़ करूँगी वहाँ np इसका एलियस जो है उसको यूज़ करूँगी। नेक्स्ट है कि अगर हमने बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है numpy की, तो उसके 2 वेज हैं चेक करने के लिए। दैट इज़ np डॉट, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन का साइज बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, दैट इज़ np डॉट एंगुलर ब्रैकेट एंड टैब, या फिर np एंड क्वेश्चन मार्क। सो इन दोनों प्रोसेस को हम चेक करके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज we have np dot tab। सो यहाँ पे मैंने इस कोड को रन नहीं किया, रन इट अगेन, invalid syntax, void invalid। आई थिंक एक हमारे पास कमांड लाइन पे चेक करने के लिए ये कमांड है, और हमने कमांड लाइन पर रन करते हुए चेक करना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन को, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क से चेक कर सकते हैं np नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारे पास शो हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली वो चीज़ें हैं कि numpy को हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें, सारी जितनी भी numpy के अंदर फंक्शंस होंगे यूज़ करने के लिए, तो वो सारे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर यहाँ से रीड करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं, वरना इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड की गई है numpy की तरफ से, उसको भी रीड कर सकते हैं, और उसका लिंक होगा आई थिंक numpy.org, वहाँ से हम रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाइथन में डाटा टाइप्स जो है वो क्या होती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि बेसिकली जो पाइथन लैंग्वेज है वो कुछ जो है सी से मिलती जुलती है, सी लैंग्वेज से, और सी लैंग्वेज में कुछ पाइथन राइट भी की गई है। सो पर डाटा टाइप्स जो हैं पाइथन के अंदर हमें वो स्पेसिफिकली बताना नहीं पड़ता सिस्टम को कि हम ये वाली टाइप जो है वो डिक्लेयर करें। हम कुछ भी वेरिएबल राइट करते हैं तो पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये आपके पास किस टाइप का डाटा जो है हम वेरिएबल को असाइन करें। बट बाकी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि आपके पास जावा है या सी है या और जो लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ पे हमें स्टैटिस्टिकली टाइप करना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सी टाइप है उस वेरिएबल को जो हम असाइन करें। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ये वाला कोड हमें सी में बताया गया है और ये वाला कोड सेम टू सेम पाइथन में। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें टाइप को सी में डिक्लेयर करना पड़ रहा है कि इनिशलाइज करना पड़ रहा है कि ये वाली टाइप जो है हमारी इस वेरिएबल की ये वाली टाइप है। बट पाइथन में ये चीज़ नहीं है, हमें इस चीज़ की आसानी होती है कि हमें जस्ट कोई टाइप नहीं बतानी पड़ती, हाँ वो ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि जब ये रिजल्ट वेरिएबल है इसकी टाइप क्या होगी। इसी तरह से फॉर लूप लिखने की भी काफ़ी ज़्यादा हमें इजीली राइट कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। सो अगर आप, मैं यहाँ पे कोड तो समझा रही हूँ, अगर आपको यहाँ से कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा इधर ही क्लास में, तो मैं उसको फिर दोबारा रन करके समझा दूँ। सो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, जस्ट जो भी रेंज 0 यानी कि 0 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके हमें डिस्प्ले करवाएगा।
तो यहाँ पे कहा गया है कि द मेन डिफरेंस इन सी एंड डेटा टाइप्स ऑफ ईच वेरिएबल आर एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर। अगर हम पाइथन लैंग्वेज में देखें, फॉर एग्जांपल अगर एक्स वेरिएबल है, उसको मैंने 4 असाइन किया है और दोबारा से उस वेरिएबल को मैं कोई स्ट्रिंग टाइप यानी कि उसकी टाइप चेंज करके मैं उसको एक स्ट्रिंग असाइन कर रही हूँ, तो वो हमारे पास ये काम जो है वो डायनामिकली हो जाता है, कोई मसला नहीं आता। बट अगर यही काम हम किसी और लैंग्वेज पे करें तो हमारे पास रन टाइम पे या कंपाइलेशन करते हुए एरर्स आते हैं कि हम ये काम वहाँ पे नहीं कर सकते। अगर x जो है वो एक इंटीजर टाइप का है तो ऑल द वे जितना भी हम कोड राइट करेंगे वो इंटीजर ही रहेगा। तो पाइथन में हमें ये आसानी होती है। अब पाइथन कहते हैं कि पाइथन का जो इंटीजर है या वेरिएबल है मोर देन अ वेरिएबल है। वो किस तरह से कि पाइथन का जो एक वेरिएबल होता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं। वो एक कह लें कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मेमोरी में जो सेव हो रहा है पाइथन का ऑब्जेक्ट, वो किस तरह से सेव हो रहा है, वो एज अ पॉइंटर सेव हो रहा है और इस पॉइंटर के पास जो है 4 वैल्यूज होती हैं। हम समझते हैं कि हमने एक वेरिएबल है एक्स है, उसको मैंने 12 असाइन किया है। इट डजंट मीन कि उसके एक्स जो है वो जस्ट उसके पास 12 वैल्यू होगी। उसके 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे पाइथन 3.4 में बनाए गए हैं कि उसके 4 जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। फर्स्ट क्या होगा उसका एट्रीब्यूट के रेफरेंस काउंट कितनी है, कि कितनी मरतबा उसको हमने प्रोग्राम में यूज़ किया है। एक मरतबा मैंने एक्स को 4 इज इक्वल टू 4 किया, नेक्स्ट आगे जाके मैंने उसको कहीं पे यूज़ किया है या फिर उसकी वैल्यू को मैंने री इनिशियलाइज करवाया, तो वो हमारे पास कहाँ पे वो रेफरेंस काउंट हमारे पास इस सब्जेक्ट में सेव हो रहा होगा। इसी तरह से उसकी टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप में सेव होती है, उसका साइज ऑब्जेक्ट साइज में सेव होता है और ऑब्जेक्ट डिजिट में। तो ये 4 वैल्यूज हमारे पास एक कह लें कि एक पाइथन का ऑब्जेक्ट हेड होता है, यानी कि एक वेरिएबल का, ठीक है। उसके पास ही इस तरह से हमारे पास 4 यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके हमारे पास 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं उस वेरिएबल के सेव होते हैं। तो इसीलिए हमें आसानी होती है कि हमें पाइथन के डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी टाइप को वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है, बिकॉज कि उसके साथ वो एज अ पॉइंटर वर्क कर रही होती है, उसके साथ बहुत सारी डिफरेंट जो है वो एट्रीब्यूट्स अटैच होते हैं, ठीक है। सो यही बेसिक डिफरेंट है सी में और पाइथन के इंटीजर्स में। तो पाइथन की लिस्ट कह रहे हैं कि एक लिस्ट से ज़्यादा है। अगर इस कोड को छोड़ते हुए मैं नीचे आऊँ और आपको यहाँ पे सो अब जो नमपाई की एरेज होती है वो पाइथन लिस्ट से मिलती जुलती है, हमें पता है। पाइथन लिस्ट भी हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन की तरफ से, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को सेव कर रहे होते हैं। बट पाइथन की नमपाई एरे में हमारे पास डाटा सेव होता है, बट क्या होता है कि सेम टाइप्स ऑफ डाटा, कि अगर हमने एक नमपाई एरे के अंदर इंटीजर सेव किए हैं तो ऑल द वे उसमें सारे इंटीजर सेव होंगे। अगर हमने इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि पॉइंट्स वाले नंबर सेव किए हैं तो उस पूरी एरे के अंदर पॉइंट्स वाले नंबर ही सेव होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नंपाई एरे होती है उसमें सेम टाइप्स की वैल्यूज जो हैं वो सेव हो रही होती हैं, और हमें डाटा टाइप हमें बतानी तो नहीं पड़ती, कहीं पे हम बता भी सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है, नहीं भी बता सकते, वो खुद डिटेक्ट कर लेती है पाइथन लैंग्वेज, ओके। सो इसी तरह से अगर पाइथन लिस्ट को देखा जाए, पाइथन लिस्ट हमारे पास ये फ्रीडम होती है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एक ही लिस्ट के अंदर जो है वो सेव करवा सकते हैं। बट जब हम ये काम कर रहे होते हैं इसी तरह से वो मेमोरी भी उसी लिहाज से ज़्यादा एक्वायर करती है नमपाई लिस्ट से, बिकॉज कि एवरी पाइथन जब फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है उसमें ये सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स जो डाटा है वो हमने ऐड किया हुआ है, कुछ इंटीजर्स हैं, कुछ जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एवरी ब्लॉक ऑफ लिस्ट विल बी अ वेरिएबल और अ पॉइंटर, जिसकी हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज होंगी जो हमने ऊपर देखी थी, जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल की होती है। सो जिसकी वजह से वो मेमोरी जो है वो ज़्यादा एक्वायर करती है और डिफरेंट जगह पे। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, नमपाई एरेज आर कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ कोड के मेमोरी के अंदर एक साथ जो है वो प्लेस किया होगा। बट पाइथन लिस्ट जो है ये जो हमारे पास सेपरेट पॉइंटर्स
कह लें कि वो हैं जो यहाँ पे मेमोरी के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कर रहे हैं कि हमारा डाटा जो है मेमोरी में वो किस तरह पड़ा है, यानी कि हमारा डाटा एक जगह इकट्ठा नहीं पड़ा होता, डिफरेंट प्लेसेस पे सेपरेट पड़ा होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पाइथन लिस्ट में और नंपाई एरे में। इसी वजह से क्योंकि नंपाई में सेम टाइप्स ऑफ डाटा होता है, सो हम बड़े से बड़ा डाटा जो है उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करना, डिलीट करना, उसके ऑपरेशन परफॉर्म करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अगर डाटा का साइज बड़ा भी हो तब भी हमारे पास फर्क नहीं पड़ता। जबकि पाइथन लिस्ट में अगर लिस्ट हमारे पास ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिस्ट दी गई थी। यहाँ पे रेंज के ज़रिए एक लिस्ट क्रिएट की गई है जो कि जिसमें हमारे पास 0 to 9 तक इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इनकी टाइप चेक की गई है कि उसकी टाइप जो है वो क्या है। सिंपल कुछ लिस्ट दी गई है कि लिस्ट जो है वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक नंपाई, इसलिए मैं जस्ट इसको ज़रा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम नंपाई की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट की गई है, सो इनको नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास जो पर सी इन एल, कि हमारे पास जो एल यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ठीक है, उसके अंदर सारे जितने भी हमारे पास डाटा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर दे, तो ये हमारे पास इंटीजर्स सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके एक न्यू लिस्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया। इसी तरह से हमारे पास डायनेमिक टाइपिंग भी कहते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं लिस्ट के अंदर जो कि डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ हैं। एक बुलियन है, एक स्ट्रिंग है, हमें पता है जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है वो स्ट्रिंग होती है, जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं उसे फ्लोट कहते हैं, और जो सिंपल डिजिट साइड के होते हैं उनको इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं किसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर, उनकी हमें टाइप की एक लिस्ट क्रिएट कर दे, यानी कि जस्ट उनकी टाइप सेट करें, उनकी लिस्ट क्रिएट कर दे और ये हमारे पास लिस्ट जो है वो क्रिएट हो। जस्ट सिंपल कुछ हमारे पास वेज दिए गए कि हम लिस्ट जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, म्यूटेबल मल्टी एलिमेंट कंटेनर होता है पाइथन के अंदर, कि हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं वैल्यूज को। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कहा गया कि फिक्स टाइप एरेस क्रिएट करने के पाइथन में और भी तरीके हैं, यानी कि हमारे पास ये नहीं है कि हम फिक्स टाइप एरे हम नंपाई में क्रिएट कर सकते हैं। फिक्स टाइप एरे हम क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारे पास लाइब्रेरी है जिसका नेम है एरे, उसकी मदद से, ठीक है। सो जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया और रेंज का फंक्शन यूज़ किया। रेंज का फंक्शन क्या करेगा, रेंज 10 अगर हम उसे देंगे तो 0 to 9 जितनी वैल्यूज होंगी उसकी एक लिस्ट जो है वो क्रिएट करके हमें डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। एरे डॉट एरे, आई मीन्स हमने इंटीजर्स की लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। ये कहा गया दैट आई इज ए टाइप कोड इंडिकेटिंग द कंटेंट्स आर इंटीजर्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास एक इंटीजर एरे जो है वो शो हो जाएगी। सो इस एरे लाइब्रेरी की मदद से भी हम अपना कोड जो है उसके मतलब अपना जो लिस्ट है उसको एक फिक्स टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिक्स टाइप मतलब इंटीजर्स की क्रिएट कर सकते हैं, सारी एरे जो है वो फ्लोट की क्रिएट कर सकते हैं। सो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह की क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है मच मोर यूजफुल हाउएवर द n-dimensional एरे ऑब्जेक्ट ऑफ द numpy पैकेज। कह रहे हैं कि numpy की एरे जो होती है वो एफिशिएंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है बहुत सारे डाटा पे, क्योंकि इसमें डाटा जो होता है वो सिंगल डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। सो हम लार्जर साइज ऑफ डाटा जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। numpy में एरे में हम कर सकते हैं बट इट इज़ मोर ऑन अ स्मॉलर लेवल। सो यहाँ पे हम मूव करते हैं क्रिएटिंग एरेज फ्रॉम पाइथन लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे जस्ट हम अपना पाइथन
स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे numpy एज np और उसके बाद जो है वो अपने कोड को स्टार्ट करते हैं. सो I'll just copy paste this title and move into our notebook. अच्छा, लिस्ट है एरेस क्रिएट करने के लिए जस्ट सिंपल. अब यहाँ पे जब भी मुझे numpy को यूज़ करना होगा मैं np alias का यूज़ कर रही होंगी. तो यहाँ पे यूज़ करते हैं numpy डॉट एरे. np डॉट एरे मीन्स सिंपली हमें एरे numpy एरे फंक्शन है numpy लाइब्रेरी का जो हमें ये हेल्प प्रोवाइड करता है कि हम एरेस क्रिएट कर सकें. ठीक है, सो आई विल बी यूजिंग 5 एलिमेंट्स की मैं एक एरे जो है वो क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे और इसको मैं इन करूँगी. तो हमारे पास ये एरे जो है वो सिंपल हम इसको क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने कहा है कि हमारे पास एरे के अंदर सेम टाइप्स ऑफ वैल्यू जो है वही रह सकती हैं. बाकी अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू होगी तो हमारी एरे जो है वो अपकास्ट हो जाएगी. तो अपकास्ट क्या होता है इस चीज़ को भी देख लेते हैं. मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ numpy डॉट एरे पेयर ब्रैकेट और इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज डालेंगे. सो फर्स्ट वैल्यू जो मैं इनपुट करूँगी I'll add 4.1 एंड बाकी जो है मैं कुछ इंटीजर्स इसमें ऐड करती हूँ. सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू जो है फ्लोट ऐड की और बाकी जो है इंटीजर ऐड की. अगर मैं इसको अब रन करती हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अब वैल्यूज हमारी क्या हो गई हैं, अपकास्ट हो गई हैं. कहते हैं अपकास्ट. अपकास्ट मीन्स के आपके पास जो बाकी इंटीजर वैल्यूज हैं उसको फर्स्ट जो भी टाइप होगी आपकी एरे की, जो भी यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट थी, वो बाकी का जितना भी डाटा होगा उसको फ्लोट में खुद ही कन्वर्ट कर देगा. अगर मैंने फर्स्ट इंटीजर रखा है और बाकी मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखे हैं तो क्या करेगा, जो फर्स्ट की टाइप देखेगा, फर्स्ट क्या है, एक इंटीजर है, जितने भी आपके नंबर्स होंगे उनको अपकास्ट कर देगा और सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास अपकास्ट वैल्यूज हो जाती हैं, यानी कि हम सेम टाइप की वैल्यू ही एक एरे के अंदर रख सकते हैं. और यहाँ पे जितना भी डाटा था वो हमारा वो सारा फ्लोट नंबर्स में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली कुछ डाटा टाइप असाइन करूँ अपने डाटा को, तो हम डाटा टाइप्स यानी कि उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसको डी टाइप कहते हैं. मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रही हूँ numpy डॉट एरे. इसमें मैं 4 वैल्यूज डिक्लेयर करती हूँ और यहाँ पे मैं एक टाइप इनको असाइन करूँगी. इसको कहते हैं डी टाइप का एट्रीब्यूट. जिससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे टाइप दूंगी वो हमारे पास जो भी एरे में डाटा है वो उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा. मैं चाह रही हूँ कि ये फ्लोट वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाए. तो यहाँ पे मैं टाइप जो इसकी दे रही हूँ दैट इज फ्लोट. डाटा टाइप्स को मैं डिटेल से आगे जो है वो हम स्टडी करेंगे. अभी जस्ट बेसिक जो है वो यहाँ पे इंटर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट एट्रीब्यूट दिया दैट हमारी क्या थी, एक लिस्ट थी. नेक्स्ट मैंने उसकी टाइप डिक्लेयर कर दी यहाँ पे कि मेरी जो ये जो लिस्ट है ये फ्लोट टाइप की होगी जो कि 32 बिट्स में इसका साइज होगा. तो यहाँ पे देखेंगे तो सारी लिस्ट जो है हमारी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो गई है. तो इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं numpy के अंदर, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो अगर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे भी हम आकर डिस्कस करेंगे. तो अगर हमने मल्टी डायमेंशनल एरेज जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं या बनानी है तो उसके लिए हम नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए भी np डॉट एरे. तो यहाँ पे रेंज का फंक्शन मैं यूज़ करूँगी कि वो हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर दे. So I'll be using range that is I हमारे पास I plus 3, यानी कि हमारे पास एक रो के अंदर 3 एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए.
3 एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे मैंने 3 राइट किया है, इट मीन्स दैट कि 0 to 2 हमारे पास वैल्यूज यूज होती हैं। 3 लास्ट स्टेप जो होता है वो काउंट नहीं होता। रेंज में जो पहला एट्रीब्यूट होता है वो स्टार्ट होता है, सेकंड एट्रीब्यूट एंडिंग एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सो आई से फॉर आई इन यहाँ पे 2, 4, ओके। सो यहाँ पे जो लिस्ट क्रिएट करनी है हमने उसकी ब्रैकेट्स नहीं डाली, तो मैं यहाँ पे वो डाल देती हूँ। जब मैं इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि फॉर लूप रन होगी और हमारे पास हर मरतबा 2 के बाद जितने भी +3 करने के बाद यानी कि 2 से स्टार्ट होगा और +3 यानी कि हमारे पास 2, 3, 4 तक जितने एलिमेंट्स हैं उसकी एक रो जो है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट एलिमेंट आई में आएगा तो हमारे पास क्या आएगा 4 + 5, नेक्स्ट एलिमेंट 4 + 1 6, यानी कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स जो है वो आगे यहाँ पे इसकी एक रो जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट 5 एलिमेंट हमारे पास आई में आएगा और 5 + 1 6, 5 + 1 7 और एक रो जो है वो 3 एलिमेंट्स की क्रिएट हो जाएगी। यानी कि इस तरह से नेस्टेड क्या लिस्ट को यूज करते हुए भी हम अपने मल्टी डायमेंशनल एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट को यूज किया है मल्टी डायमेंशनल एरेज को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि पाइथन में एरेज जो हैं, ठीक है, पाइथन लिस्ट की मदद से कैसे हम क्रिएट करेंगे, यानी कि नंपाई की मदद से। तो हमने जस्ट एक इंटीजर एरे क्रिएट की, हमें देखा कि अपकास्ट किसे कहते हैं, ठीक है। सो वो हमने देखा यहाँ पे डी टाइप को देखा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर हमने कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए एरेज को क्रिएट करना है तो पाइथन हमें बहुत सारे इस तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिससे हम एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। सो इन सारे फंक्शंस को वन आफ्टर अनदर जो है वो रन करके हम साथ इसकी वर्किंग भी चेक करते हैं और इसको रन करते हुए भी चेक करते हैं। सो हम यहाँ पे इस टॉपिक को लेंगे। सो फर्स्ट हम एक एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कह लें कि सिर्फ ज़ीरोस की अगर हमने कोई एरे क्रिएट करनी हो, उसको क्रिएट करने के लिए ज़ीरोस का फंक्शन या मेथड यूज़ होता है, उसको मैं np.zeros की मदद से राइट कर सकते हैं। np.zeros जितने एलिमेंट्स मुझे चाहिए वो आ जाएंगे, कॉमा अगर उसकी टाइप आपने सेट करनी है सो हमारे पास आ जाएगी टाइप क्या होगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इंट सेट कर रही हूँ कि इंटीजर टाइप के सारे जो है वो एक लिस्ट जो है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो इंटीजर टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ज़ीरोस की एक लिस्ट है वो क्रिएट हो गई है और ये 1 डायमेंशनल लिस्ट है। सो आई एम क्रिएटिंग अ 1 डायमेंशनल लिस्ट। टू क्रिएट 2 डायमेंशनल लिस्ट हमें यहाँ पे वो रोज एंड कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स हैं उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो इसी तरह से उसको मैं करके आपको नेक्स्ट वाली में दिखा देती हूँ np.1 पे। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करें। 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बताने होंगे कि हमारी जो एरे है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ रोज मैं कहती हूँ कि हमारे पास अब 2 डायमेंशनल एरे जो होती है वो इस फॉर्म में होती है numpy के अंदर, जिसमें हमारे पास कुछ रोज होती हैं और कुछ जो है वो कॉलम्स होते हैं। और जो आपके पास रोज हैं और कॉलम्स हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस इंडेक्स को मैं देखूं तो इंडेक्स नंबर 00 है, ठीक है। अगर नेक्स्ट इंडेक्स पे मैं मूव ऑन करूं दैट इज़ 01 एंड दैट इज़ 02। सो इस इंडेक्सिंग को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम जो पाइथन ने फंक्शन हमें numpy लाइब्रेरी ने जो फंक्शंस है एरेज क्रिएट करने के लिए हम उनको जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ
कि एक 4x6 की यानी कि 4 रोज एंड 6 कॉलम्स की एक एरे क्रिएट हो जाए और उसकी जो हमारे पास टाइप है वो मैं चाह रही हूँ कि फ्लोट हो। सो आई जस्ट राइट फ्लोट हियर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक वंस की एरे क्रिएट हो गई है और सारे के सारे इसमें जो नंबर्स हैं वो हमारे पास उसमें जो डिजिट है वो 1 है और 4 रोज हैं इसके अंदर और 6 हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स है, अगर आप इसमें देख सकें। इस तरह से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को जो भी हम देना चाह रहे हैं। आई से दैट 3x6 की या फिर 3x4 की एक एरे इसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हो। सो इट डिपेंड्स किया हम कौन से या किस तरह के एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड हमें अपनी एरे जो है वो चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज फुल। सो np डॉट फुल का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि हम अपनी मर्जी का हम डिजिट दे देते हैं कि हमें इस डिजिट की जो है वो एरे क्रिएट करके दे। सो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 4x4 की मीन दैट 4 कॉलम्स एंड 4 रोज की एक एरे क्रिएट कर दें, ठीक है। और जो सेकंड एट्रीब्यूट हम यहाँ पे देंगे फुल को वो डिजिट होगा कि हम किस डिजिट की क्रिएट करना चाह रहे हैं। आई से दैट 5.2 एक डिजिट है जिसकी हमें 4x4 की एक एरे जो है वो क्रिएट करके दे दे। सो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स एंड 4 रोज की एरे क्रिएट हो गई है, 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें हमारे पास जो नंबर है जो डिजिट है वो 5.2 है इस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो है रेंज का फंक्शन। तो हम इसको क्रिएट करते हैं np डॉट ए रेंज में हम जो भी रेंज देंगे उसके हिसाब से हमारे पास फंक्शन जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि 0 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें स्टेप 2 यानी कि एक स्टेप 2 स्टेप छोड़ते हुए हमारे पास एक एरे जो है वो क्रिएट हो जाए। तो इसको अगर मैं शो करवाऊँ आपको तो यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो गई। इसमें जो आपके पास अगर देखें तो ए रेंज के अंदर आपके पास जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो स्टार्ट होता है, सेकंड एट्रीब्यूट जो है हमारे पास वो एंड होता है कि कहाँ पे हमारी एंड होगी, एंड जो लास्ट एट्रीब्यूट होता है वो हम स्टेप दे सकते हैं कि कितने स्टेप्स जो हैं वो हम इसमें छोड़ना चाह रहे हैं। अगर ये नहीं चाहिए जस्ट हम सिंपल जो है वो एक एरे भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें 20 नंबर्स हमारे पास हो इस तरह से। बट यहाँ पे हम एक स्टेप दे देते हैं ऐसे दैट कि 4 स्टेप्स के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं 0 से 20 के दरमियान उनकी एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर दे। तो यहाँ पे ए रेंज वो लिस्ट हमें क्रिएट करके दे देगा, ए रेंज का फंक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन जो NumPy लाइब्रेरी ने हमें दिया है दैट इज लाइन स्पेस। उसको देख लेते हैं np डॉट वी हैव स्पेस और यहाँ पे हमें कौन से एट्रीब्यूट्स देने होते हैं। हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है, एंड कहाँ पे होगा और हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज, ठीक है, हमारे पास हो। तो आई से दैट के 0 से लेके 1 के दरमियान इक्वल अमाउंट की जो है वो 5 डिजिट्स हमें एक एरे के अंदर दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करवाऊँ तो यानी कि 0 और 1 के दरमियान इक्वली स्पेस्ड, लाइन स्पेस का मतलब इक्वली स्पेस्ड हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर मैं 0 to 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाऊँ तो यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो 0 to 2 के दरमियान इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगी। सो आई जस्ट रिटर्न टू द पेज that we are doing here, so it is easy to understand.
यहाँ पे लाइन स्पेस का फंक्शन हमारे पास क्या दो। नेक्स्ट अगर हमें रैंडम वैल्यूज क्रिएट करनी हो तो उसके लिए एक रैंडम डॉट रैंडम का फंक्शन numpy ने हमें दिया है। सो numpy np रैंडम डॉट रैंडम, और यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हम देंगे वो कितने रोज और कितने कॉलम्स जो है वो हमें चाहिए। सो आई से दैट के 3 रोज एंड 5 कॉलम्स की एक रैंडम नंबर्स की एरे जो है वो क्रिएट करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दे। तो यहाँ पे हमारे पास रैंडम नंबर्स जो है वो शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे कि रैंडम जो नंबर्स हैं वो चेंज हो गए। सो ये नंबर्स रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं सिस्टम की तरफ से, और हर मरतबा ये चेंज होंगे, हर किसी के हिसाब से ये चेंज होंगे। सो यहाँ पे आई थिंक हमने जीरोस का फंक्शन देख लिया है, वंस का देख लिया है, फुल है, ए रेंज, लाइन स्पेस, रैंडम, और ओके सो वी हैव रैंडम डॉट नॉर्मल, np डॉट। तो यहाँ पे हमारे पास एक numpy ने मेथड दिया दैट इज रैंडम डॉट नॉर्मल। ये हमारे पास करता क्या है कि वैल्यूज को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। मीन्स दैट के जितनी भी वैल्यूज हैं 0 एंड 1 के दरमियान, उनको कह लें कि उनका मीन निकाल देता है। मीन होता है कि मिडल वैल्यू जो उसकी होती है, तो मीन उसके करीब करीब जो है वो डिविएट करता हुआ वो जो वैल्यूज है उसकी लिस्ट क्रिएट कर देगा। सो हमारे पास रैंडम डॉट नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट तो हम देंगे दैट इज 0,1 के दरमियान में हमें लिस्ट चाहिए। क्या सेकेंड एट्रीब्यूट जो यानी कि 0 एंड 1 के दरमियान की जो वैल्यूज हैं उनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके हमें उनका जो मीन जो है वो निकाल के और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 से, बेसिकली मैं यहाँ पे इसको राइट भी कर देती हूँ। और यहाँ पे देखें तो बुक में आपके पास के मीन जो होगा इसका वो 0 एंड इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी 1, यानी कि 0 से उसका मेन निकालेगा और 1 से उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो फाइंड करके हमें एरे में रिप्रेजेंट करवा देगा। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेते हैं 4 बाय से दैट 6 की एक एरे क्रिएट कर दे। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा हो रही हैं, सो एक छोटी क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 रोज क्रिएट हुई हैं एंड 4 कॉलम्स क्रिएट हुए हैं, और वैल्यूज जो है वो 0 एंड 1 के दरमियान में मौजूद है। सो रैंडम डॉट नॉर्मल को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है numpy का, दैट इज रैंडम डॉट रैंड। अब रैंडम डॉट रैंड क्या हमारे पास करता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो रैंडम डॉट रैंड यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिएट अ 3 बाइनरी एरे ऑफ रैंडम इंटीजर्स इन द इंटरवल 0 to 10 के 0 और 10 के दरमियान में क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या करता है रैंडम इंट, हमारे पास एक एरे क्रिएट कर देता है और अपनी मर्जी से वैल्यूज जो है वो कहीं भी डाल रहा होता है, बट वो वैल्यूज क्या होंगी 0 एंड 10 के दरमियान में होंगी। तो यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं हम। अच्छा दैट np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, तो 0 और 10 के दरमियान, ठीक है, हम दे रहे हैं स्टार्ट और एंड 0 to 10 के दरमियान में हमारे पास एक कौन सी एरे क्रिएट कर दे, हम कह रहे हैं कि 3 by 3 की, यानी कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे उसने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज इस एरे के अंदर होंगी वो सारी 0 एंड 10 के दरमियान में होंगी, यानी कि 0 to 9 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज np.i। np.i हम यूज करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि वर्टिकली जितने भी क्या ले आइडेंटिकली
जितने भी हमारे पास डायगोनली जितने भी नंबर्स होते हैं वो 1 होते हैं और बाकी सारे नंबर्स जो है वो 0 होते हैं, और सारे के सारे नंबर्स आपके पास इसमें फ्लोट में रिप्रेजेंट होंगे। सो मैं कह रही हूँ कि एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर दे। तो यहाँ पे यानी कि 3 रोज, तो ऑटोमेटिकली हम जो भी नंबर राइट करेंगे वही सेम इसको सेम रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसमें हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरह से अगर मैं इसको 6 असाइन करती हूँ, सो सेम नंबर ऑफ रोज यानी कि 6 नंबर ऑफ रोज एंड 6 नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है दैट इज np.empty के नाम से। ये हमारे पास क्या करता है, np.empty हमारे पास मेमोरी के अंदर जो ऐसे वैल्यूज खाली पड़ी होती हैं जिनका कोई काम नहीं होता, ठीक है, उन वैल्यूज को हमारे पास क्या करता है, उन वैल्यूज को लेता है और एक एरे क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे कह रही हूँ कि एक 3 एलिमेंट्स की जो एरे है, 6 एलिमेंट्स की एरे क्रिएट कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास एक 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गई है, ठीक है, और जो कि जिसमें हमारे पास कुछ रैंडम वैल्यूज हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, जो कि मेरी मेमोरी में यही वाली वैल्यूज होंगी, तो उससे वही वाली वैल्यूज ले लो। ठीक है, जिनके मैं ये भी देख लिया एम्प्टी भी, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, अनइनिशियलाइज्ड एरे यानी कि इनिशियलाइज नहीं होती है, जिस कुछ भी वैल्यूज होता है वट एवर हैपन्स टू ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द मेमोरी लोकेशन, वही जो है हमारे पास एरे में शो हो जाता है। ओके, सो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए हुए थे जो हमने सारे देखे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम एक एरे को क्रिएट कर सकते हैं जो कि 2 डायमेंशनल भी हो सकती है और 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको डायमेंशंस का पता चल जाए एरे देखते हुए, तो जस्ट आप इसकी ब्रैकेट्स को काउंट करें। अगर स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास 1 दिख रहे हैं यहाँ पे, इट मीन्स दैट इट इज़ अ 1 डायमेंशनल एरे। अगर आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रही हैं, इट मीन्स दैट इट इज़ अ 2 डायमेंशनल एरे। So we can also know what type of or what dimension the array has from the number of brackets from at the starting point or at the ending point. Okay, next हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास पाइथन में numpy में दी हुई है। उन डाटा टाइप्स को देख लेते हैं, बिकॉज डाटा टाइप्स जो होती हैं हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस numpy को यूज़ करते हुए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट सेव हो रहे हैं, जो डाटा सेव हो रहा है एरे के अंदर, वो किस टाइप का है। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टाइप्स दी गई है, इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास अगर हमने बुलियन राइट करना हो, तो यहाँ पे डाटा टाइप राइट करने के लिए जस्ट हमें पता है पहले हमने अपनी एरे देनी है, देन नेक्स्ट डी टाइप करना है इज इक्वल टू, और जो भी यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई हैं उनके नेम आप राइट करेंगे तो उस टाइप का एरे जो है हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए फर्स्ट हमारे पास जो है बुलियन दी गई है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के लिए, यानी कि वैल्यूज अगर उन्हें स्टोर करनी है एज अ बाइट मतलब 0 एंड 1 बाइट अगर मेमोरी की ले रही हैं, या फिर वैल्यूज वो ट्रू होगी यानी कि 0 होगी, या फिर फॉल्स यानी कि 1 0 होगी फॉल्स में और ट्रू में 1 वैल्यू जो है वो सेव होगी। नेक्स्ट सिंपल इंटीजर्स के लिए यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही हैं इंट टी, इंट सी, इंट पी, ये आपके पास सेम डाटा टाइप्स कह लें कि जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं, सी लैंग्वेज की आइडेंटिकल है, तो उन्होंने ये डाटा टाइप्स उससे रिलेटेड कह लें कि ये बनाई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सी जो है वो सेम होती है कि इंट 64 या इंट 32 ये इक्वल। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये इंट 64 और 32 क्या है। सो इंट सी अगर आप राइट करेंगे तो वो आइडेंटिकल होगी कि इसके इंट 32 के या इंट 64 के। इसी तरह से अगर इंट पी यूज़ करेंगे तो इंट 32 या इंट 64 के किसी के भी इक्वल जो है वो हो सकती है। अभी होते क्या है इंट 8, 16, तो इंट 8 जो है ये एक आप कह लें कि साइज होता है कि आपके जो डाटा है आपकी एरे के अंदर उसका साइज क्या है। आप उसका साइज किस चीज़ से
बढ़ता है, किस चीज़ से कम होता है। अब आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है। अगर आप देखें तो आपकी मेमोरी के अंदर एक पार्ट जो होता है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंट 8 जो है, ठीक है, ये बाइट के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी वैल्यूज लेगा, यानी कि अगर आपकी एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं वो -120 से लेके +120 के दरमियान में है, तो आप वहाँ पे ये वाली डाटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे जाएं, अगर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इस रेंज के दरमियान में -32,768 से +32,767 तक है, तो आप ये वाली डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपकी वैल्यूज ज़्यादा बड़ी हैं तो ये वाली डाटा टाइप यूज। अब इससे क्या होगा कि हमें पता होना चाहिए हमारे जो एरे है उस पर किस टाइप का या किस रेंज का डाटा है। हम जितना ज़्यादा अच्छे से अपनी टाइप को डिफाइन करेंगे उतने ही एफिशिएंटली जो है हमारी एरे जो है वो रन हो रही होगी, हम आगे उसको काम में ला सकते हैं। बिकॉज कि आगे हमने जब यूज़ करनी है तो हमारी नंपाई जो एरे होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज जो है वो सेव हो रही होती है एट अ टाइम। तो मैनिपुलेट हो रही होती हैं, सेव हो रही होती हैं, रीड स्पेसिफिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो अगर हम स्पेसिफिकली असाइन करते हैं कि हमें पता हो कि हमारी एरे जो है वो कितना साइज लेगी, तो क्या होगा कि वो उतनी ही आसानी से रन हो पाएगी, उतनी ही कम मेमोरी कंज्यूम करेगी जितनी उसको चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल एक हमने एरे क्रिएट की है और उसको मैंने int 64 टाइप दे दिया, और int 64 में देखें कितनी रेंज की वैल्यूज हैं, और उसमें मैं डाल के आ रही हूँ 1 2 3 4 सिंपल डिजिट्स से है वो एंटर कर रही हूँ। तो क्या होगा कि बाकी असाइन उसको मेमोरी ज़्यादा होगी, ठीक है, असाइन उसको मेमोरी ज़्यादा होगी, बट क्या होगा कि वो बस स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रही होगी। सो हमें पता होना चाहिए कि हमारी एरेज में वैल्यूज़ क्या हैं, उस हिसाब से हम उसको जो है वो टाइप में असाइन कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अनसाइंड इंटीजर्स uint8 मीन्स अनसाइंड इंटीजर्स। अनसाइंड का मतलब होता है उनके साथ कोई साइन नहीं होता, यानी कि वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव 0 से 255 पॉजिटिव 255 तक जो नंबर्स होंगे वो uint8 में आएंगे। और इसी तरह से 0 to 65,535 तक जो नंबर्स होंगे वो uint16 में। इसी तरह से हमें ये डाटा टाइप दी गई है। अनसाइंड का मतलब होता है यानी नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं होते हैं, पॉजिटिव नंबर से नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर्स तक इसकी रेंज जो है वो दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोट की कुछ टाइप दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि फ्लोट शॉर्ट फॉर फ्लोट 64, यानी कि अगर आप ये लिखें या फ्लोट 64 लिखें तो ये सेम ही है, जस्ट उनके नेम्स थोड़े से डिफर किए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्लोट हमें पता है वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो फ्लोट 16 आ गया, फ्लोट 32 एंड फ्लोट 64। सो जो सारे हैं इनमें डिफरेंट जो है इनकी रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं। हाफ प्रेसिडेंट फ्लोट मींस दैट के 5 बिट्स का एक्सपोनेंट होगा, 10 बिट्स का मल्टी समिंग जो पॉइंट के पहले की वैल्यूज होती हैं, 5 बिट्स एक्सपोनेंट इनके इसके बाद की वैल्यू। तो ये वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कह लें कि जिनमें दो पार्ट्स होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आई थिंक आप लोगों ने मैट्रिक वगैरह में पढ़े होंगे। ये हमारे पास इस तरह से होते हैं। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं दैट x इज इक्वल टू a प्लस कह लूँ कि 1 प्लस 2j, और अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो इसकी कॉम्प्लेक्स आएगी। इट मीन्स दैट नंबर्स इन दिस फॉर्मेट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि इस वाले पार्ट को रियल नंबर कहते हैं और इसके इस वाले पार्ट को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। और ये वाले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ होते हैं जब हम साउंड रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं ऑडियो रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स। अगर हमने कोई मैनिपुलेशंस करनी है साउंड के ऊपर, हमने डाटा को जो है वो लेना है, तो वहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का साउंड रिलेटेड डाटा में यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड डाटा में भी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे हम ये वाली टाइप्स यूज़ करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज के हमारे पास नंपाई के अंदर सारा का सारा जो डाटा है वो मैथमेटिकल है।
हाँ, इसमें कुछ ऑपरेशंस होंगे जो बेसिक स्ट्रिंग से रिलेटेड है, बट इसमें स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन वगैरह या स्ट्रिंग पे ज़्यादा काम नहीं होता, इसमें ज़्यादा इंटीजर्स पे, नंबर्स पे काम होता है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी टाइप जो है वो नहीं दी गई। ठीक है, आई डोंट नो कि क्लास में कितना टाइम रह गया। 3 मिनट रह गए मैम। सर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ या इनफ है? इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल फिर कल पे इंशाल्लाह। कल हमने देखने हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इंडेक्सिंग ऑफ एरेज और स्लाइसिंग देखेंगे। आई थिंक कि जितने कवर हो सकेंगे वो टॉपिक्स भी हम कवर कर लेंगे। ये बेसिक जो मैंने फंक्शंस अभी आज हमने किए हैं ये आगे इस्तेमाल हो रहे होंगे, देखिएगा काफ़ी जगह पे, तो इसको एक मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको रिवायत हो जाए कि कौन सा फंक्शन जो है वो क्या फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, जो हमने आज स्टडी किया है इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है या फिर ऊपर जो भी हमने स्टडी किया। किसी भी स्टूडेंट का, किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक क्लियर है सबको। आई थिंक क्लियर है। ठीक है सर, ठीक है। तो आज की क्लास आई थिंक कि सबको क्लियर है। यस मैम। ओके, बुक आई थिंक कि शेयर की हुई है ग्रुप में पहले ही, तो जी पहले शेयर वो की दोबारा हुई भी शेयर कर देंगे। है। जी मैं उसको दोबारा टैग भी कर सर देता शेयर, हूँ। जी जी, दोबारा भी शेयर कर देंगे। तो ये जो आज का हमने स्टडी किया है कंटेंट ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।